हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम परागकणों के परिपक्व होने के पश्चात की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि परागकोश में परागकणों के निर्माण के पश्चात परागकण एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। उसके पश्चात की प्रजनन क्रिया के लिए परागकणों का परागकोश से बाहर निकलना अति आवश्यक होता है। तो परागकणों का परागकोश से बाहर निकलने की प्रक्रिया के लिए परागकोश में होने वाली क्रिया परागकोश का स्फुटन कहलाती है, यानी कि परागकोश का फूटना। परागकोश के स्फुटन की अनेक विधियां हैं, जैसे अनुप्रस्थ स्फुटन। परागकोश में एक अनुप्रस्थ विभाजन होने के पश्चात में उसके दोनों पट खुल जाते हैं, जिससे परिपक्व परागकण वायु में मुक्त हो जाते हैं। उसके पश्चात हम एक नेक्स्ट विधि देखेंगे, परागकोश का लंबवत स्फुटन। परागकोश में एक समकोण परचीरा लगता है, जिसके पश्चात परागकणों का स्फुटन हो जाता है तथा परागकण हवा में मुक्त हो जाते हैं। तीसरी विधि जो है वो है छिद्रयुक्त विधि या छिद्रयुक्त स्फुटन। इसके अंतर्गत होता है कि परागकोश के ऊपर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, जिनमें से होकर के परागकण वायु में मुक्त हो जाते हैं। इसे कहते हैं छिद्रयुक्त स्फुटन। तथा कुछ पादपों में परागकोश के दोनों कपाट एक घटना के अंतर्गत आपस से खुल जाते हैं। जैसे एक द्वार का खुलना होता है, वैसे ही वो आसानी से खुल जाते हैं तथा परिपक्व परागकण जो है वो हवा में मुक्त हो जाते हैं। इसे कपाटीय स्फुटन कहते हैं। तो इस आधार पर परागकोश का स्फुटन जो है वो 4 प्रकार का होता है। अनुप्रस्थ स्फुटन यह होता है तुलसी में। लंबवत स्फुटन यह होता है धतूरे या कपास में। छिद्रयुक्त स्फुटन ये होता है मकोय या सैलेनम में। और कपाटीय स्फुटन जो है वो बेरी फल युक्त जो पादप होते हैं उनमें होता है। परागकोश के स्फुटन के पश्चात नर युग्मक यानी कि पादपों का नर युग्मक परागकण कहलाता है, वह मुक्त हो जाता है तथा उसमें अंकुरण होने लगता है। तो परागकणों के अंकुरण को हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। परागकणों के अंकुरण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। परागकणों में से एक लंबी नलिका निकलती है, जिसको हम परागकणों का अंकुरण कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद बनने की यानी कि परागकणों के अंकुरण की प्रक्रिया को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहले परागकणों का केंद्रक विभाजित होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक बड़ी कोशिका होती है जिसको कायिक कोशिका कहते हैं तथा दूसरी छोटी कोशिका जिसको हम जनन कोशिका कहते हैं। इस जनन कोशिका में एक समसूत्री विभाजन होने के पश्चात यह 2 कोशिकाओं में बंट जाता है, जिसको हम नर युग्मक कहते हैं। इनमें गुणसूत्रों की मात्रा अपनी जनक कोशिका के बराबर ही होती है। तो परागकणों के अंकुरण की प्रक्रिया यह रहेगी। सबसे पहले परागकण का केंद्रक विभाजित होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगा। पहली बड़ी जिसे कायिक कोशिका कहते हैं, दूसरी छोटी जिसे जनन कोशिका कहते हैं। यह जनन कोशिका एक समसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाओं में बंट जाती है, जिसे नर युग्मक कहा जाता है। इस चित्र में हम एक परिपक्व परागकण को देख सकते हैं। इसमें एक बड़ा केंद्रक तथा 2 परतें पाई जाती हैं, एक बाह्य चोल तथा एक अंतःचोल। बाह्य चोल एक सख्त आवरण जिसे हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं।
एक सख्त पदार्थ से बना होता है जिसे हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। यह इतना सख्त होता है कि अभी तक किसी भी एंजाइम का इस पर कोई भी असर नहीं हो पाया है। कोई भी एंजाइम इस स्पोरोपोलेनिन को गलाने में कामयाब नहीं हो सका है। इसीलिए परागकणों के बाह्यचोल को अत्यधिक सख्त माना जाता है। इस बाह्यचोल में जगह जगह पर छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। इन्हीं में से होकर के परागकणों का अंकुरण होने के लिए पराग नलिका निकलती है तथा आंतरिक चोल को हम अंतःचोल कहते हैं। यह कोमल होता है, पतला होता है, जो सेलुलोज व पैक्टिन से मिलकर बना होता है। तो परागकण की संरचना में हमें 3 चीजें याद रखनी होती है। पहला, एक स्पष्ट बड़ा केंद्रक, दूसरा बाह्यचोल, तीसरा अंतःचोल। बाह्यचोल जो है वो स्पोरोपोलेनिन बहुत सख्त पदार्थ से मिलकर बना होता है तथा अंतःचोल जो कि पतला होता है तथा कोमल होता है, यह सेलुलोज व पैक्टिन से मिलकर बना होता है। अब हम देखते हैं कि परागकणों का अंकुरण कैसे होता है। परिपक्व परागकण से एक लंबी नलिका निकलती है जिसे हम पराग नलिका कहते हैं। इसका निर्माण संभवतः कायिक कोशिका से होता है। पराग नलिका बनने से पहले पराग कोश का केंद्रक 2 भागों में विभाजित होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक बड़ी कोशिका जिसे हम कायिक कोशिका कहते हैं, यह अपने चारों ओर जीव द्रव्य इकट्ठा कर लेती है तथा एक कोशिका का निर्माण करती है तथा दूसरी छोटी जनन कोशिका जिसे हम जनन कोशिका कहते हैं, यह छोटी होती है। इसमें 2 समसूत्री विभाजन होने के पश्चात यह 2 युग्मकों में विभाजित हो जाती है जिसे हम नर युग्मक कहते हैं। जनन कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है जिसे हम नर युग्मक कहते हैं तथा कायिक कोशिका का कार्य संभवतः अभी तक पूर्णतः ज्ञात नहीं है। संभवतः यह माना जाता है कि कायिक कोशिका से पराग नलिका का निर्माण होता है। यह पराग नलिका नर युग्मकों को मादा युग्मक से मिलाने में सहायता करती है। इसके पश्चात कायिक कोशिका विलुप्त हो जाती है। तो अब तक हमने पढ़ा परिपक्व पराग कोश का केंद्रक 2 भागों में विभाजित होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक बड़ी कायिक कोशिका, एक छोटी जनन कोशिका। कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका एक लंबी पराग नलिका में चली जाती हैं, जहां पर जनन कोशिका 2 भागों में विभाजित होकर समसूत्री विभाजन करके 2 भागों में विभाजित होकर 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है तथा कायिक कोशिका कुछ समय पश्चात स्वतः विलुप्त हो जाती है। यह हमारा अब तक का परागकणों का अंकुरण का चित्रीय निरूपण है। परागकण अंकुरण के पश्चात नर युग्मकोद्भिद कहलाते हैं। परागकणों में अंकुरण के पश्चात उन्हें नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।